माना जाता है। पूरा का पूरा सवाल गवर्नर से लिए हैं, जो गवर्नर आएगा हम वही उसे खत्म कर देंगे। तो आज गवर्नर जनरल का जो टॉपिक आपका है समाप्त हो जाएगा गुरु। एक बार आप कलम कॉपी ले लीजिए, जो टॉपिक आएगा जिस गवर्नर की बात होगी कंप्लीट करेंगे वहीं पर गवर्नर। क्लियर है? तो चलिए, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होगा? भारत में पुलिस सुधार का जनक, भारत में पुलिस सुधार का जनक इसे कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सुधार का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब नोट करिए, पुलिस सुधार का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखिए। तो पुलिस थाने में दरोगा की पहली बार नियुक्ति और जिले में कलेक्टर की नियुक्ति पहली बार किसने की? पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति और जिले में कलेक्टर की नियुक्ति पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। जल्दी नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। आपको बता दें कि परमानेंट सेटलमेंट का विचार किसने लाया था? ये लाया था सर जॉन सोर। सर जॉन सोर ने लाया था। सर जॉन सोर इसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जब बंगाल में लागू हुआ, स्थायी बंदोबस्त का आविष्कार किसने किया? तब आंसर होगा सर जॉन सोर। सर जॉन सोर इसने आविष्कार किया। लेकिन जब बंगाल में पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और इसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच एक संधि हुआ, श्रीरंगपट्टम की संधि। संधि का नाम है श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ जाए कि श्रीरंगपट्टम की संधि किसके बीच हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति किसने की? तो ये शुरू किया कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का फादर किसे बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक लाइन और लिख लीजिए, सिविल सेवा का शुरुआत, सिविल सेवा का फादर। भारत में सिविल सेवा का शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है वो गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है जहां उसे दफनाया गया, एकमात्र ऐसा गवर्नर जिसका कब्र इंडिया में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त पहली बार कहां लागू हुआ? बंगाल में। बंगाल में याद करो, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ और जिले में कलेक्टर की नियुक्ति और पुलिस थाने में दारोगा की नियुक्ति। सिविल सेवा का जनक ऐसा कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टम की संधि हुआ, टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस के बीच। चलिए, तो सब बातों को याद करना है और छोड़ना नहीं भैया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये था भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर और अंतिम गवर्नर बंगाल का ध्यान रखिए, भारत का नहीं कह रहा है, भारत का नहीं कह रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखो, बंगाल का, क्लियर बता रहा हूं, बंगाल का पहला वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम बंगाल का लॉर्ड विलियम वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम बंगाल का लॉर्ड विलियम। अगर पूछे भारत का पहला, अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर, तो ये हो जाएगा आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी आपको क्या लगा? जो बंगाल का अंतिम गवर्नर है वही भारत का पहला गवर्नर है। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर बना वही भारत का पूछा जाए पहला गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रहेगा भाई। और भारत का अंतिम गवर्नर और भारत का अंतिम गवर्नर ये भैया है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नोट कर लो। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर पूछे भारत का पहला तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग याद कर लीजिए भाई, इसको आप याद कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स ये जो प्रशासनिक सेवा का जनक अभी बताए हैं भारत में प्रशासनिक किसे माना जाता है? जल्दी बताओ। अभी बताए हैं ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का वायसराय कौन था? जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत आजाद हुआ, जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई, जल्दी जुड़ जाओ। इसके समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। दूसरा पॉइंट, आजादी जब भारत को मिली उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। जब भारत को आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी नोट कर लीजिए। जिस समय भारत आजाद हुआ उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। भारत में वायसराय कौन थे?
तो लॉर्ड माउंटबेटन, उस जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, नोट कर लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे और जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार इसका ले लीजिए, स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। कब बना? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। यानी कांग्रेस जब बनी तो उसका पहला मीटिंग बंबई में हुआ। कांग्रेस जब बना उस समय कांग्रेस की पहली मीटिंग बंबई में हुआ। होना था पुणे में। ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की पहली मीटिंग होना कहां था? पुणे में। और हुआ कहां? बंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण मीटिंग जो पुणे में होना था वो बंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महासचिव ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। लेकिन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। और मैं बता दूं कि ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। और बता दूं कि कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द कांग्रेस का जो वर्ड है ये अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस का संविधान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तैयार किया। कांग्रेस का संविधान सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तैयार किया और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने तैयार किया। ये सब बात को वीडियो को स्पीड कम करके बाद में लिख लेना है। तो बताइए, पूछा कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरीन। कैसे याद रहेगा? कांग्रेस, देखो मेरा कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना 1875 ईस्वी को किया गया। उस समय वायसराय कौन थे? जब 1875 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना विद्यार्थी जी ये हुआ था चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत। आप जानते हैं कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय आया था वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते थे। तो वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में हुआ था। तो पूछ रहा है वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड कैनिंग? जल्दी बताइए कौन थे वायसराय? कौन थे वायसराय? तब क्या हुआ था? स्थापना हुआ था किसका? कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय का। तो एल्गिन सकते, कैनिंग भी नहीं होगा। अब बात रहा लॉर्ड मेयो का और लॉर्ड लीटन का, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। लीटन लिख लो, ये भारत का सबसे घटिया गवर्नर था। ये भारत का सबसे घटिया वायसराय था। इसने इंडियन के लिए सारे गलत काम किए, इंडियन के फेवर में इसने कोई काम नहीं किया। तो लॉर्ड लीटन के समय क्या क्या हुआ जरा जान जाए। लॉर्ड लीटन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कवि था, लेखक था, निबंधकार था। लॉर्ड लीटन भले ही भारतीयों के लिए गलत कार्य किया हो, लेकिन ये व्यक्ति जो था बहुत पढ़ा लिखा, होनहार और एक कवि था, लेखक था, कहानीकार, निबंधकार था। इसीलिए लॉर्ड लीटन को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। ये बहुत बड़ा स्कॉलर था, लेखक था, कहानीकार था, निबंधकार था। इसे इसीलिए ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं। एक बार सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग। क्या लाया? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस को नियंत्रित करने के लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया? सॉरी 1878 में। 1878 में। तो ये सब काम हुआ लॉर्ड लीटन के समय। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, सिविल सेवा की उम्र को घटाकर 21 से 19 कर दिया गया। इसके अलावा इसी समय में बंगाल में अकाल पड़ा। बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा और इस अकाल की जांच के लिए रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में क्या बनाया गया? एक अकाल आयोग। इसके समय में अकाल पड़ा बंगाल में, उस अकाल की जांच के लिए एक अकाल आयोग बनाया गया रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। ये सब लीटन के समय हुआ। लीटन के समय कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे पढ़े लिखे होने के कारण ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। उस समय भारत का वायसराय कौन थे? जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, जब बंगाल से बिहार को अलग किया गया, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ये तीनों घटना उसी वायसराय के समय हुआ। जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ, सब 1911 में हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 1911। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया 1911। बंगाल से अलग करके बिहार को राज्य बनाया गया 1911। इस निर्णय 11 में हुआ पर इंप्लीमेंट 12 में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन आ रहा है। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जिस समय कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया, जिस समय बंगाल को बिहार को बंगाल से अलग किया गया और बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बताया आपको उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय
11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को दिल्ली दरबार का, इसमें ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दिल्ली दरबार में भाग लेने ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने ही 3 निर्णय लिया कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आएगा, दूसरी निर्णय लिया बंगाल विभाजन रद्द होगा और बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। ये तीनों निर्णय जॉर्ज पंचम ने लिया दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार कब हुआ? 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर 1911 निर्णय लिया गया। और निर्णय को इंपोज कब किया गया? 1912 में। तो उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ये तीनों बात याद रखना है, सारी बात को सुनते जाना है। एंड्रयू रैमजे किस गवर्नर का नाम था? इनमें से किस गवर्नर का नाम? जेम्स एंड्रयू रैमजे। सर केस के चक्कर में बहाली तो नहीं फंसेगी? बताइए, 1 मिनट बस। डलहौजी का नाम था, लॉर्ड डलहौजी का नाम था पुराना, इसका बचपन का नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे। अगर बात डलहौजी की आई है तो लिख लीजिए, डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया, राज्यों को हड़पने की नीति। लिख लीजिए, डलहौजी ने राज्यों के हड़पने की नीति अपनाई। ये क्या नीति था भाई? ये नीति था कि भाई जिन राजाओं के कोई संतान नहीं होंगे, उनके मरने के बाद पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। मतलब वो गोद नहीं ले सकते, जो राजा के कोई संतान नहीं वो गोद नहीं ले सकता, उनके मरने के बाद पूरी संपत्ति हमारी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति या राज्य अपहरण की नीति। राज्य अपहरण की नीति या हड़प नीति। और हड़प नीति लिख लो, डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य बना सतारा। पहला राज्य बना सतारा। डलहौजी के राज्य हड़प नीति का शिकार बनने वाला पहला राज्य कौन बन गया? सतारा। नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डलहौजी के समय ही पहली रेलवे चली ठाणे से बंबई के बीच। डलहौजी के समय ही पहला रेलवे ठाणे से बंबई के बीच चला, 34 किलोमीटर। ऐसे 33.66 है, या इसको आप कह सकते हैं 34 किलोमीटर के बीच पहला रेलवे। अप्रैल 1853 अप्रैल 1853 में पहला रेलवे डलहौजी के समय शुरू हुआ। इसके बाद पहली बार डाक टिकट, पोस्टल स्टाम्प जारी हुआ। डलहौजी के समय ही पहली बार डाक टिकट जारी हुआ। डलहौजी ने अगला पॉइंट कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी तथा अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। डलहौजी के समय ही पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की पहली बार स्थापना डलहौजी के समय हुआ। और डलहौजी के समय ही भारत का पहला विद्युत विभाग बनाया गया। और डलहौजी के समय दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ डलहौजी के समय। और डलहौजी के समय उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए वुड डिस्पैच लाया गया। वुड डिस्पैच 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना। सारी बात विद्यार्थी जी जो मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली समझिए कि आप क्लास में बैठे हैं, आप क्लास समझ के पढ़ाई कीजिए, केवल ईयरफोन लगा के मत सुनिए। एक एक बात मैं मोती के तरह लुटा रहा हूं, आपको है कि माला बना के पहनना है। चलिए विद्यार्थी जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आएंगे। भारत में पहली रेलवे, इसका आंसर देके आगे बढ़ जाऊंगा। पहली रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी। पहली रेलवे लॉर्ड डलहौजी। पहला डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी। पहला विद्युत विभाग लॉर्ड डलहौजी। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह कानून इनमें से किस वायसराय के अंतर्गत लाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून इसमें से किस गवर्नर ने लाया? आपको हम पीरियड लिख देते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रिमैरेज एक्ट आया 1856 में। विडो रिमैरेज एक्ट आया 1856 में। 1856 में आया विडो रिमैरेज एक्ट। अब बताइए उस समय गवर्नर कौन था? जब विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में आया, उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के बारे में लिख लीजिए, कैनिंग के बारे में लिख लो, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का पहला वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर तो होगा लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय तो भी होगा लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि कैनिंग के समय ही गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय, दोनों लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुआ, जो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से फूटा। 10 मई 1857 को 57 की क्रांति मेरठ छावनी से फूटा। उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय में 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तथा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। 1 नवंबर, नोट कर लेना डेट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। और इस घोषणा पत्र को कौन पढ़ा? कैनिंग। इस घोषणा पत्र को पढ़ा किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया। किस गवर्नर ने? लगभग सभी लोग साउंड कम हो जा रहा है। अच्छा कपिल कुमार जी, हो सकता है कुछ मौसम का फर्क हो। बाढ़ का अंत, दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। नोट कर लीजिए, दास प्रथा कब अंत हुआ? स्लैब सिस्टम का अंत कब हुआ? 1843। उस समय वायसराय थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, जब दास प्रथा का अंत हुआ उस समय लॉर्ड एलनबरो गवर्नर थे। तो लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा का अंत हुआ, पहला पॉइंट। एलनबरो के समय और क्या हुआ? एलनबरो के समय दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके समय में एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। क्लियर है भाई? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत कब हुआ? यह हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय,
जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, और इसके समय में दास प्रथा का अंत हुआ। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल है, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? कौन सा वायसराय था जब यह वायसराय होने के समय ही उसकी हत्या कर दी गई? एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या की गई। गए थे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल, आप सुनते होंगे काला पानी की सजा, काला पानी वाली जो सजा थी ना, वहां पर जिसको काला पानी होता था ना, उसको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर जेल भेजा जाता था। तो जो वायसराय था गया था जेल घूमने, जब वहां गया था कैदी ने इसको चाकू मार कर हत्या कर दिया। ये गवर्नर था लॉर्ड मेयो, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में हत्या कर दी गई। क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो की हत्या कहां की गई? अंडमान निकोबार में। ये वही मेयो है, ये वही मेयो है विद्यार्थी जी, जिसने, ये वही व्यक्ति है मेयो जिसके समय में पहली बार अनियमित जनगणना शुरू हुआ। पहला जनगणना किसके समय शुरू हुआ जी? अनियमित जनगणना अंग्रेजी में बोलते हैं इरेगुलर सेंसस। पहली बार 1871-72 में, 1871-72 में पहली बार अनियमित जनगणना की शुरुआत हुई। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया? अभी बताया हूं, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन को लगाया था। बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन मतलब द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन को लगाया था लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन किसने लगाया? लॉर्ड क्लाइव। लेकिन हटाया किसने पूछ रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल से द्वैध शासन को किसने हटाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने लगाया? तो लॉर्ड क्लाइव। एकदम ऊर्जा में रहना है, एक एक पॉइंट ऐसा बता दूंगा कि आपको छूटेगा नहीं। और देखिए, और लगातार हो सकता है कि एक दिन 4-5 घंटे की मैराथन क्लास लूं। और न्यायिक संगठन की स्थापना, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, न्यायिक संगठन लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद पुलिस थाने में दरोगा की नियुक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस में जिले में कलेक्टर की नियुक्ति हुई, पुलिस थाने में दरोगा की नियुक्ति हुई। अगला प्रश्न, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला? कौन ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया? आपको बता दें, उस गवर्नर का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जाए किस गवर्नर पर सबसे पहले इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया? किस गवर्नर पर सबसे पहले महाभियोग चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या चलाया गया? महाभियोग। नोट कर लीजिए, महाभियोग चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स, याद कर लीजिए। और बता दें कि जो पिट्स इंडिया कानून आया, इसका इसने विरोध कर दिया। तो जब ये लौटा ना, तो इसी घटना को लेकर कि आपने क्यों विरोध किया, सरकार का आदमी होके सरकार के बिल का विरोध करते हैं, इन पर क्या चलाया गया? महाभियोग। पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों चला? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका इन्होंने विरोध किया था, इसीलिए इन पर चला। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, नोट कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? कौन है? आपको पता है टोटल 3 ही बार एंग्लो मराठा के बीच, अंग्रेजों और मराठा के बीच कुल कितने युद्ध हुए हैं? 3। अंग्रेजों और मराठा के बीच कुल, इसमें पूछ रहा अंतिम युद्ध। और तीसरा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया? किस गवर्नर जनरल के समय तीसरा युद्ध लड़ा गया? मराठा और अंग्रेजों के बीच जो अंतिम लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई, उस समय गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नोट कर लीजिए, जब बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसी समय रैयतवाड़ी आया। रैयतवाड़ी, उसी के समय महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये लिख लीजिए। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जब आया, उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय रैयतवाड़ी और महालवाड़ी आया। और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पिंडारियों का दमन किया गया, पिंडारियों को खत्म कर दिया गया। पूछा गया किस आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारियों अंत कर दिया गया? सुने होंगे, एक मूवी देखा होगा आपने, वीर मूवी। उसमें देखो सलमान खान है और मिथुन चक्रवर्ती। सलमान खान बोलते दद्दा हम पिंडारी हैं। तो मराठे के जो सैनिक हुआ करते थे ना, वो पिंडारी जाति के लोग थे। तो पिंडारियों को दमन कर दिया गया। अंत मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया और पेशवा के पद से हटा दिया गया, नाम मात्र के पेशवा रह गए। पूछा जाए कि जिस समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उस समय गवर्नर तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उस समय पेशवा कौन थे? तो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर, भाई बसीन की संधि जो हुआ था 1802 में, किसके बीच? बाजीराव, वही बाजीराव जिसके समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ना। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में पेशवा कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया और कहा कि देखिए हमको पेशवा के पद से हटाया जा रहा है। पेशवा को किसी और को बना दिया गया था, अब पेशवा बने, उसके परिवार में किसी अलग व्यक्ति को पेशवा बना दिया गया था, लेकिन बाजीराव द्वितीय को पेशवा नहीं बनाया गया। इस बात से वो चिंतित था और जाकर ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया और बोला कि साहब यदि आप मुझे क्या कर देंगे, पेशवा बनवाने में मदद कर देंगे, तो हम आपको आपके साथ सहायक संधि कर लेंगे। उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली चाहता था कि पेशवा भी सहायक संधि हमारे साथ करे, इसीलिए उसने क्या किया, तुरंत हाँ भर दिया। बल्कि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। इसी के बाद सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और उस समय बाजीराव पेशवा को पेंशन देकर नाम मात्र के पेशवा घोषित कर दिया गया। समझ में? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह क्या हुआ भाई? टेस्ट हुआ, डेट लिख दो, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई,
जब 57 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जिस समय 57 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। 10 मई 1857 शाम 4 बजे मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो गई। पूरी रात सैनिक पैदल चले, चलते चलते अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। 12 तारीख को दिल्ली पर कब्जा हो गया। 10 मई को चले दिल्ली मेरठ से, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा हो गया। अब बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया 12 मई को, और दिल्ली में भी बिगुल फूका गया। और बिहार में इसकी बिगुल सबसे पहले देवघर जिले के रोहनी में, उस समय बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत देवघर जिले के रोहनी से की गई। ऐसा पूछेगा पटना से पीर अली, 57 की क्रांति का नेता पटना से कौन थे? पीर अली। गया से कौन थे? करीम अली। पटना से पीर अली, गया से करीम अली। इसके अलावा चले जाइए कहां? जगदीशपुर आरा, जहां पर बाबू कुंवर सिंह 80 साल के बूढ़ा चमकती तलवार से ललकारा अंग्रेजों को, अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। एक हाथ कटा था फिर भी लड़ते हुए ली ग्रैंड अंतिम लड़ाई सुनाए बाबू कुंवर सिंह। अपनी अंतिम लड़ाई किसके साथ लड़े? तो लिख लीजिए ली ग्रैंड। ली ग्रैंड के सेना के साथ बाबू कुंवर सिंह अपनी अंतिम लड़ाई ली ग्रैंड के सेना के साथ लड़े और जान बचा के भागना पड़ा। ली ग्रैंड एक हाथ से लड़ रहे थे बाबू कुंवर सिंह 80 साल का बूढ़ा, एक हाथ कट गया था। ली ग्रैंड की सेना में अंतिम 300 लोग लड़ रहे थे, 20 लोग किसी तरह जान बच गए, वो थे बाबू कुंवर सिंह। ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान और बहादुर शाह जफर। कहां से? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ भाई। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 57 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जल्दी बताइए। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, डलहौजी का जो राज्य भरण का सिद्धांत है, ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। देखो कारण तो सारे हैं लेकिन तत्कालिक कारण पूछा है तो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने मेरठ छावनी के चर्बी, गाय सुअर के चर्बी से बना होता था कारतूस, इसीलिए मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, इन सैनिकों ने इस कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया क्योंकि हिंदू के लिए गाय पवित्र है और मुसलमान के लिए सुअर हराम है, सुअर को देखना भी नहीं चाहते। ऐसे में सुअर और गाय के चर्बी लगाना ये भारतीय हिंदू मुसलमान दोनों के लिए धर्म भ्रष्ट करने के बराबर था। इसे मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस से इस्तेमाल से मना कर दिया। इन 85 सैनिकों को लिख लीजिए 9 मई 1857 को, 9 मई मेरठ संख्या याद कर लो, मेरठ छावनी 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया गया और 10 साल, ईयर याद रखो, 10 साल का जेल भेजा गया। इस बात से सैनिक गुस्सा गए और मेरठ छावनी से विद्रोह फूट पड़ा। 57 की क्रांति के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। नोट कर लेना, 57 की क्रांति के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया? पहला सैनिक बताइए। ये तो मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने इनकार किया, उससे पहले ही मार्च 1857 में, ये तो मई की घटना है ना, पर मार्च 1857 में कौन व्यक्ति था जिसने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हदेव या अब्दुल रहीम? सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने मना कर दिया था। चलिए भाई, सुधा पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, वो कहा किसके जवान थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, माने किस इन्फेंट्री के जवान थे? उनकी कंपनी का नाम पूछ रहा है, उनके बटालियन का नाम पूछ रहा है। जिस सैनिक बटालियन के उसे मंगल पांडे थे, उनके बटालियन का क्या नाम है? जल्दी बताइए। मंगल पांडे, जिन्होंने मार्च 1946 में, मार्च 1857 में विद्रोह का बिगुल फूंका। कहां? ऐसे मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मंगल पांडे का रियल में घर कहां था? उत्तर प्रदेश। लेकिन मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया वो विद्रोह किया बैरकपुर से, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। नोट कर लीजिए, मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। वो किस बैरकपुर से पूछा है कि मंगल पांडे कहां से विद्रोह किए? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल, सियालदा के पास पड़ता है। सियालदा से थोड़ा आगे बढ़िएगा ना तो बैरकपुर है। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, याद कर लो। 34वीं इन्फेंट्री, बैरकपुर छावनी, मार्च 1857। चलिए गुरु जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं आगे, अगला प्रश्न पे आते हैं। बेगम हजरत महल, ये बता चुके हैं। पटना से पीर अली, गया से करीम अली, आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोह की शुरुआत देवघर जिले के रोहनी से। इसके बाद आइए लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से लक्ष्मीबाई, झांसी से, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली। अब बरेली में क्या गिरा? झुमका। बंगाल के अंतिम नवाब, सॉरी बंगाल नहीं, अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल कौन थी? अवध के अंतिम नवाब, नवाब वाजिद अली शाह। नोट कर लो, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। हालांकि इनका एक बेटा भी था जिनका नाम था बिरजीस कादिर, अंतिम में उसको नवाब बनाया गया था। बेगम हजरत महल के जब पति मर गए तो नवाब बना दिया गया किसको? बिरजीस कादिर को, जो उनका बेटा था। लेकिन अंग्रेज उसको नवाब मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए विद्रोह फूटा लखनऊ से। किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। कानपुर नाना साहब, इलाहाबाद लियाकत अली। नोट कर लीजिए। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन गलती हुआ तो उल्टा लटका के एकदम फैटम फैटी हो जाएगा। बोलो भैया, 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। क्या रो रहे हो भैया, क्या दिक्कत है? देख लो कमेंट सब 2021-27 में हम लाए हैं
हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उन बच्चों का निर्माण करने की जिम्मेवारी आपकी है। चलिए आगे आइए। 57 के विद्रोह गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे आइए। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 57 के विद्रोह में सबसे पहले, देखो विद्रोह तो शुरू हुआ 10 मई 1857 को, लेकिन उस साल 57 में सबसे पहले किसने बलिदान, इनमें से सबसे पहले मृत्यु किनका हुआ, निधन, इनमें सबसे पहले किन व्यक्ति का निधन हुआ? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? इनमें सबसे पहले मंगल पांडे ने बलिदान दी। सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसने ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, सार्जेंट को गोली मार दी थी, और अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह में कानपुर से, अब बताओ ये भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, दो बार बता दिया। कानपुर से 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर से 57 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो याद रखिए कानपुर से नाना साहब। और नाना साहब के बचपन का नाम नोट करो, धोंधू पंत। नाना साहब के बचपन का नाम धोंधू पंत। ये जो अंतिम पेशवा थोड़ी देर पहले बताया ना, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा कि नाना साहब कौन थे? गोद लिया हुआ बेटा थे, गोद लिया हुआ पुत्र थे। और डलहौजी ने नियम क्या लगाया? गोद लिया हुआ बच्चा को मान्यता ना मिलेगा, आप मरिएगा तो पूरी संपत्ति अंग्रेजों की। अब नाना साहब चाहते थे कि भैया बाजीराव द्वितीय के मैं दत्तक पुत्र हूं, गोद हुआ बेटा हूं, तो क्यों ना हम अगला पेशवा बन जाएं। इसीलिए नाना साहब ने जब पेशवा के पद के लिए अपना दावेदारी पेश किया तो ब्रिटिश सरकार से, हुकूमत से उनको पंगा लेना पड़ा। तो कानपुर से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से विद्रोह, नाना साहब कौन थे? लिख लो, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, उसके गोद लिए हुए यानी दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र, जिसको अंग्रेज मानने से इनकार कर दिया। आपको बताया ना, डलहौजी ने नियम बनाया था, जिसका कोई बेटा नहीं वो गोद नहीं ले सकता, और गोद लेगा भी तो उसको राजा नहीं माना जाएगा। राजा के मरने के बाद सारी संपत्ति ब्रिटिश की हो जाएगी। और इसी को बोलते हैं राज्य अपहरण नीति, इसी को बोलते हैं हड़प नीति। इसका शिकार, हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा। हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा। नोट कर लीजिए, आगे आओ भाई। 57 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण क्या था? 57 के विद्रोह में इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? भारतीयों के लिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? जल्दी उत्तर दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता? भारतीयों को जो सबसे बेहतरीन मदद किया वो क्या था भैया? उसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु, हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम एकता भारतीयों की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था, वो हिंदू मुसलमान दोनों की यूनिटी। तब बाद में अंग्रेज देखा कि यार हिंदू मुसलमान साथ लड़े तो बर्बाद हो जाएंगे ब्रिटिश हम लोग, इसलिए हिंदू मुसलमानों में फूट डालो और राज करो। क्वेश्चन आता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, किसने शुरुआत की? वैसे तो कर्जन ने शुरू कर दिया था, लेकिन आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। नोट कर लीजिए, फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत किस वायसराय ने की? लॉर्ड मिंटो गुरु, लॉर्ड मिंटो। आगे आ जाइए, नेक्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन तो गलती ना करना, ये तो जानते भी होंगे आप। अभी हाल ही में एक सिनेमा आया था हाल ही में कंगना रनावत बनी थी लक्ष्मीबाई। तो बताओ रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था गुरु? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। नोट कर लीजिए, मणिकर्णिका। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट आ जाइए। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। 57 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया? पंजाब से पूछ रहा है। पंजाब से 57 की क्रांति में पंजाब से कौन नेतृत्व किया? जल्दी बताओ। नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, सैनिकों ने? जल्दी बताओ, पंजाब से कौन नेतृत्व किया? विभाग में 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा गुरु? अकाली नहीं भैया, देखो इसका उत्तर होगा निरंकारी सिखों ने। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर। बिहार में 57 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 57 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? जल्दी उत्तर में 57 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सभी लोग उत्तर दीजिए जल्दी से, सामने में ऑप्शन है। कुंवर सिंह कब मरे? कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ? जल्दी बताओ, कंफ्यूजन भी होता है कहीं। सुन लीजिए, एक तो इसका उत्तर तो ऐसे 9 मई होगा, इसमें एक इसके अकॉर्डिंग, और एक और डेट आता है 26 अप्रैल। यहाँ पर दो डेट देता है, इसलिए दोनों नोट कर लेना। यहाँ पर कुछ किताब पढ़िएगा ना तो 26 अप्रैल को देगा। 26 अप्रैल कुछ डेट जो है ये देगा 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858, लेकिन 9 मई भी देता है। तो दोनों नोट कर लीजिए। हमको क्या मतलब, आपको इससे क्या मतलब? दोनों डेट आप याद रखिए। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, सेशन का आखिरी सवाल। आपको आज का सेशन कैसा लगा? मजा आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। सेशन एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और आप अंतिम प्रश्नों का उत्तर देने के साथ आज के सेशन थोड़ा सा सुनाई कम दे रहा होगा, लाइक बटन भी दबा देना, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब लाया गया? भारतीय सेना में
चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल? जल्दी बताइए, चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली। जल्दी उत्तर। इसका पूरा नाम है ब्राउन बेस एनफील्ड राइफल। जल्दी उत्तर दीजिए। रिंकी कुमारी, रमाशंकर राय, सभी लोग उत्तर देना है। क्या क्वेश्चन है भाई? जल्दी से आंसर है। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। तो चलिए बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा? तो एक बार कमेंट कर दीजिए और सेशन को हो सके तो लिंक कॉपी करके शेयर भी कर दीजिए। तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जितना अधिक सेशन का आखिरी सवाल था, चलिए तो कमेंट और लाइक कमेंट